मुंह बंद रखने का, लेट आने का मतलब ये नहीं कि बात करना है आपको। देखो एक्सरसाइज 1.8 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? राइट द negation of following statement. Exercise 1.8 पहला लिखा है all the stars are shining if it is night. ये देखो आप, अपने को क्या करना है? ऑल की जगह पे क्या लिखना है? सब। क्या लिखेंगे हम लोग? क्या रहेगा? सम stars are not shining if it is not night. करेक्ट है? यानी क्या लिखना है आप लोगों को? नॉट लगाना है एज के बाद। इज दैट क्लियर? और ऑल की जगह पे क्या लिखना है? मैंने ऐसा आपको लिख के दिया है लास्ट लेक्चर। देखो सेकंड वाला क्या है? ये किसका सिंबल है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लिखा है n + 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 की जगह पे क्या लिखना है? नॉट ग्रेटर देन 0। तो क्या आएगा इसका नेगेशन? इसका नेगेशन आ जाएगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर where n + 1 is not greater than 0. Not greater than third one. क्या लिखा है? Essential quantifier belongs to capital N. N square plus 2 is odd numbers. Is odd negation. N square plus 2 is not odd number. हाँ एक चीज और, आप इसकी जगह पे ना आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? लेस देन ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि लेस देन अगर लिखा तो वो भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। समझ में आया क्या? निगेशन का मतलब ही होता है उसमें नॉट जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए? नॉट वर्ड आपको आना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग बोलेंगे वो निगेशन। अब देखो फोर्थ वाला क्या लिखा है स्टेटमेंट? सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंट। तो बोलो इसका निगेशन क्या हो जाएगा? ऑल continuous functions are not differentiable. Is that clear? चलो लिख लो फटाफट। मेरे पास
हो गया। जिसका भी हो गया है ना, रीड क्वेश्चन नंबर 2, 1.8 का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। क्या लिखा है? यूजिंग द रूल्स ऑफ negation, राइट द negations ऑफ फॉलोइंग। आपने क्या लिखना है? negations लिखना है सबका, राइट ना। बट किसको यूज करके? रूल्स यूज करके, राइट ना। एक बार रूल्स पढ़ लो ना, जब तक जिसका हो गया जो लिख रहा है तब तक के लिए टाइम मिला है, एक बार पढ़ लो। देख लो, एंड का क्या हो जाता है, और का क्या हो जाता है, इफ देन का क्या हो जाता है, वो सारे रूल्स एक बार पढ़ लो जरा फटाफट जल्दी से, क्योंकि आप लोग उसको यूज करने वाला हूं। एंड में क्या होता है बताओ? और हाँ, एंड में जब हम लोग नेगेशन दोनों को लगा देते हैं तो और हो जाता है, और अगर और रहेगा तो इफ देन जो एरो है, अगर उसमें निगेशन लगाते तो क्या होता है? एंड लगता है, और दूसरे वाले के आगे निगेशन लगता है, क्यू के आगे देखो निगेशन है, करेक्ट ना। पी एरो क्यू का निगेशन मैंने लिखा है पी एंड निगेशन, करेक्ट है। अच्छा, डबल एरो में मैंने क्या लिख के दिया है? डबल एरो में पी एंड निगेशन क्यू, और क्यू एंड निगेशन, करेक्ट। चलो लिख लिया इसको, सब लोगों ने लिख लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वाला सम क्या लिखा है? पी एरो आर एंड, ये देखो यहाँ पे सब लोग, तो अगर मैं इसका निगेशन, राइट, सब लोग देखो, ये आएगा निगेशन पी एरो आर, राइट है, और एंड का क्या हो जाएगा? और निगेशन क्यू। अब ये देखो, ये एंड सॉल्व हो गया। अब अपने को ये दोनों को, लेकिन ये तो पहले सॉल्व है क्योंकि एक ही टर्म है, बट यहाँ पे चेंज होगा, राइट। इसका मैंने फॉर्मूला क्या लिख के दिया है? एंड निगेशन आर, जो यहाँ पे रहेगा, मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे क्यू लिख के दिया, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ क्यू लिखा है, राइट, बट यहाँ पे आर है तो क्या आ जाएगा? इस तरह से आपका ये सम हो गया सॉल्व, ये आया आंसर। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है? negation of P और Q एरो राइट ना। जब मैं इसका निगेशन लिखने जाऊंगा, देखो आप ध्यान से, ये ऑलरेडी पहले से निगेशन है, याद रखना, है ना। अब मैं निगेशन लगाने जा रहा हूँ, करेक्ट। अब इसका आंसर लिखने जाऊंगा, ये पूरा मेरे लिए क्या है? P, और ये क्या है मेरा? करेक्ट ना। वो फॉर्मूले के हिसाब से बात कर, ये मेरा क्या है और ये क्या है, तो मैंने एरो रहेगा तो क्या लिख के दिया है? P जैसा है वैसा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, और एरो की जगह पे एंड निगेशन क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे? आर, क्लियर। अब देखो, अब ये निगेशन अंदर जाएगा, जब ये निगेशन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? और का एंड, और दोनों के साथ में क्या जाएगा? क्लियर। ये हो गया मेरा,
अब देखो एक और थर्ड वाला, क्या लिखा है थर्ड वाला क्वेश्चन, negation of P and Q and negation of Q and negation of R। ठीक है, देखो गड़बड़ लिखा गया, अब सही है। ओके, अब देखो मैं निगेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले ये एक मेरा ब्रैकेट है, ये एक मेरा ब्रैकेट है, राइट है ना, ये मेरा P है और ये मेरा Q है। और बीच में क्या है, एंड, तो एंड का क्या होता है, और दोनों के साथ में निगेशन लगा दूंगा, ये मेरा P के साथ निगेशन और ये मेरा Q के साथ निगेशन। डन। अभी सुनो, ये निगेशन का साइन अंदर जाएगा, ये आएगा P और ये निगेशन अंदर जाएगा Q एंड, इज दैट क्लियर, किसी को कुछ डाउट, पक्का, तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको निगेशन लिखना है लॉ यूज करके, करेक्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 को होमवर्क ले लो, और जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना सॉल्व, वैसा ही आपको 1.3 करना है, इज दैट क्लियर, सेम खाली उसमें ऑल सम वाला ही यूज करना है, तो अच्छे से कर लेना होगा। होमवर्क अच्छे से करते जाना, कुछ भी डाउट देके बैठे रहेगा तो पूछते भी जाना।
टाइप कौन सा है? टाइप नंबर 7। क्या था टाइप 7 में? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम आईएमपी लॉ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप 7, ठीक है ना? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम आईएमपी लॉस। देखो वो आईएमपी लॉस क्या क्या है? सबसे पहला होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होता है? आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो इस लॉ में क्या होता है कि P आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है सिंगल, मतलब कोई भी अगर एक रहा P और P या फिर P और P एंड P, चाहे और होने दो या एंड होने दो, इसका आंसर P होता है। क्या होता है? P। सही बात है ना? अगर दोनों ट्रू हुआ और में तो भी ट्रू होता है, और दोनों फॉल्स हुआ तो भी और में फॉल्स ही होता है। एंड में भी सेम केस होता है कि नहीं? क्योंकि एंड में हम लोग ने पढ़ा था कि दोनों ट्रू रहता है तो ट्रू, और एक भी फॉल्स रहता है तो फॉल्स। दोनों फॉल्स रहता तो पूरा ही फॉल्स है कि नहीं? सेम केस ये कि एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, दोनों ट्रू रहा तो और भी अच्छा है। इसमें फॉल्स तभी होता है जब दोनों फॉल्स होता है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ का खाली इतना ही आपको याद रखना है कि और रहे या एंड, दोनों अगर सेम सेम है तो मुझे क्या लिखना है? सेम लिखना। करेक्ट है। दूसरा आता है लॉ जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? क्या बोलता है? मल्टीप्लिकेशन, जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं, या मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन करना, बस इतना ही है। देखो P एंड Q और R ऐसे भी हो सकता है, या फिर P और Q एंड R ऐसा भी हो सकता है। देखो देखो एंड बाहर है और अंदर है, और बाहर हो सकता है एंड, लेकिन दोनों सेम सेम नहीं हो सकते, तभी जाके लॉ लगता है। समझ में आया? ये दोनों कैसा होना चाहिए? अलग अलग। क्या होना चाहिए? अलग अलग। तो देखो अब मल्टीप्लाई करना, तो ये P एंड का मल्टीप्लाई एक बार Q के साथ, और ये P एंड का मल्टीप्लाई एक बार R। एक बार P एंड Q के साथ किया तो P एंड Q, और P एंड का मल्टीप्लिकेशन एक बार R के साथ तो P एंड R। बचा कौन बीच में? ठीक है, अरे बोलो। सेम ऐसे यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? P और का किसके साथ? एक बार Q के साथ और एक बार P और Q, P और R बीच में। इसको डाउट है इस लॉ में? अच्छे समझा? इसको तो बोल ही नहीं रहा है, कितना बोलो कुछ फर्क पड़ता है। कह रहे इधर आ जाओ, दोनों जने आगे आगे बैठो, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट होगा, तेरा आधा दिमाग तो मोबाइल पे रहता है। लास्ट में बैठने से ऐसे ही होता है, हमारा दिमाग भटकते रहता है। हाँ, इधर बैठो आप। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या कौन सा लॉ? कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ? तो P एंड नेगेशन P, P और नेगेशन। अब देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि P और P एंड नेगेशन P में क्या डिफरेंस है।
सपोज अगर P ट्रू हुआ तो निगेशन P क्या होगा, और अगर P फॉल्स हुआ तो निगेशन P क्या होगा। इसका मतलब P और निगेशन P दोनों सेम हो सकता है क्या? अरे बोलो यार, स्पीक लाउडली। कुछ लोग नहीं बोल रहे, इसका मतलब उनको डाउट है। अरे एक स्टेटमेंट है, राइट है, मुंबई इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, ये ट्रू है कि फॉल्स? तो अगर इसमें मैं नॉट लगा दूं कि मुंबई इज नॉट कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है ना। तो कोई स्टेटमेंट और उसमें जब नॉट लगा देते हैं, वो स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे अपोजिट होता है, एक ट्रू तो दूसरा, पहला फॉल्स तो दूसरा, पहला ट्रू तो दूसरा। इतना कंफर्म है कि P और निगेशन P दोनों सेम, राइट है? अरे बोलो। एंड में क्या होता है कि दोनों अगर अलग अलग रहा तो हमेशा फॉल्स होता है ना। मैं बताया कि एक भी फॉल्स तो इसलिए हमेशा फॉल्स है। और मैंने क्या बताया, एक भी ट्रू तो ट्रू, और दोनों में से एक ट्रू तो होने वाला है और एक फॉल्स कंपलसरी है कि नहीं। इसका मतलब ये क्या है, याद रखो कॉम्प्लीमेंट लॉ में जब और रहता है तो ट्रू, और जब एंड रहता है तो कौन सा हो गया। अब आ गया आइडेंटिटी लॉ। क्या आ गया? आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनो अच्छे से एकदम। आइडेंटिटी क्या है, तो इसमें आइडेंटिटी दो है, एक ट्रू और दूसरा, मतलब ऐसा लॉ जब अप्लाई होता है जब उसके साथ में ट्रू और फॉल्स चिपका हुआ होता है। इज दैट क्लियर? तो देखो, अगर P के साथ एंड में ट्रू रहा तो क्या हो, अगर P के साथ और में ट्रू रहा तो क्या हो, अगर P के साथ एंड में फॉल्स हुआ तो क्या होगा, और जब P के साथ एंड में ट्रू रहा तो क्या होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? सेम सेम। आप सुनो ध्यान से, एंड में मैंने क्या बोला कि जब दोनों ट्रू होगा तो ट्रू होगा। अब यहाँ पे एक ट्रू तो है, माहिती नहीं ट्रू है कि नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं कि ट्रू फॉल्स है कि, सॉरी P ट्रू है कि। इसका मतलब अगर P ट्रू रहा तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, अगर P फॉल्स हुआ तो इसका आंसर, इसका मतलब आंसर किस पे डिपेंड करता है, जो P का आंसर वही यहाँ पे आंसर ना, तो आंसर विल बी P। इज दैट क्लियर? P मतलब ये वाला P है ना। हाँ, मतलब तभी तो सर बोल रहे हैं P P P P। ये देखो, और में एक ट्रू है, अरे बोलो, एक ट्रू है ना। और का रूल क्या है कि एक भी ट्रू तो चाहे P कुछ भी रहे, इसका आंसर क्या आएगा। एंड में क्या बोलता है, एक भी फॉल्स तो फर्क, बट और में क्या बोलता है, एक फॉल्स से काम नहीं चलता है ना। अगर P फॉल्स हुआ तो इसका आंसर फॉल्स, क्योंकि और में दोनों फॉल्स होता है तो फॉल्स होता है। तो अगर यहाँ पे फॉल्स आया तो आंसर फॉल्स, और अगर P ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू। इसका मतलब डिपेंड किस पे करता है, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में, इज दैट क्लियर? तो ये तो वो लॉ है जो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा है कि नहीं। कुछ ऐसे भी लॉ है जो आपने पीछे अभी अभी पढ़ा है, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ नेगेशंस में लिख के दिया था मैंने कि एंड का और हो जाता है और का एंड हो जाता है। इस लॉ को हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं? उसकी भी जरूरत कभी कभी पड़ता है यहाँ पे, राइट है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। लेकिन ये एकदम फ्रेश लॉ है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, है कि नहीं। ये जो नो, तो काम करो, इसको लिखना स्टार्ट करो आप।
फाइन हो जाएगा। हाँ मॉर्गन्स लॉ, क्या था डी मॉर्गन्स लॉ? P and Q अगर निगेशन है तो क्या हो जाएगा? निगेशन P और निगेशन P और Q आ जाएगा निगेशन P एंड, है ना? बस एक लॉ मुझे और लिखना है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा देखो ना ध्यान से इसको। सगड़े इधर बघा, देखो मैंने एक लॉ आपको लिख के दिया था रूल्स ऑफ निगेशंस में। देखो P निगेशन Q का आंसर क्या होता है? P एंड निगेशन, है ना? ये देखना यहाँ पे देखो, इसका भी निगेशन लिखोगे तो यही आएगा। देखो जब ये निगेशन लगाया आपने, एंड और का क्या हो जाएगा? एंड निगेशन Q, राइट ना? तो ये निगेशन तो अगर ध्यान से सुनो, इसका भी आंसर यही आता है, इसका भी आंसर यही आता है, तो दोनों का राइट इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट इक्वल होगा ना? यस और नो? इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो अगर ये दोनों सेम, अब इसको बोलिए, ठीक है ना? अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों का अगर निगेशन हटा दिया तो ये भी दोनों सेम होगा। अरे बोलो यस और नो? तो ये दोनों सेम है, ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, क्योंकि अपने को कभी जरूरत पड़ सकता है कि अगर ऐसा आया तो उसकी जगह पे ऐसा लिखना पड़ सकता है, और अगर ऐसा आया तो ऐसा भी लिखना पड़ सकता है। ये बहुत काम का है, ये भी हाँ ये कोई लॉ नहीं है, बस इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं ऐसा इसलिए एडजस्ट कर रहा हूँ ना ताकि मुझे रफ ना करना पड़े, सॉल्व करते समय आपको समझे। इसलिए ऑनलाइन पढ़ाने में यही बड़ा दिक्कत है, मैथ्स सॉल्व को सबसे ज्यादा दिक्कत है, और मेरे लिए तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। रीजन क्या है ना, मैं सोचता हूँ कि जितना भी IMP लॉ है ना, मैं इसको रफ ना करूं। रीजन क्या है? अगर एक बार ये रफ हो गया ना तो फिर प्रॉब्लम पढ़ाते समय याद कराना पड़ता, अरे देखो लिखा था, है ना? और ऐसे क्या होता है, पूरा जब बोर्ड यूज होते रहता है ना तो मैं इसको क्या करता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, अब पूरे लेक्चर भर रहता है। तो जब भी यूज करो वहां से तो चीजें कंफर्म हो जाती है कि नहीं? क्या करें, इसको इतना छोटा ऊपर से और तो सिक्स वाला क्या बोला मैंने? P एरो Q, हम लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ P और सेवेंथ लॉ है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव याद है मैंने आप लोगों को निगेशंस एक एक स्टेटमेंट पढ़ाया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कोई एक गिवन स्टेटमेंट होता था तो हम लोग कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव और इनवर्स करते थे, याद है कि नहीं? देखो इस चैप्टर में कितने सारे ना, मैंने एक चीज पढ़ाया था, सोचते क्या पढ़ाया था, बहुत सारी चीजें इसमें। फिर मुझे बोला हाँ, अरे वो एक स्टेटमेंट का 3 स्टेटमेंट लिखते थे, हाँ हाँ याद है कि नहीं? और तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है, अगर कोई टीचर ये पूरे चैप्टर को पहले एक्सरसाइज से लेके लास्ट एक्सरसाइज तक पढ़ाते रहे, तो आप लोगों ने देखा है ना, एक एक टाइप का सम 2-2 3-3 बार भी दिया है। सेम 1.3 में भी दिया है, 1.8 में भी दिया है, 1.2 में भी दिया है, 1.6 में भी दिया है। तो एक बार 1.2 में भी वही पड़ेगा,
वापस से 2-3 टाइप पढ़ा और फिर से 1.8 में आ गया, अरे तो पहले पढ़ा था, कैसे मालूम पड़ेगा कब यूज करना है इसको? ऐसा कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ना होता है। टाइप वाइज जब हम पढ़ते हैं ना तो अपने पास कंफ्यूजन पूरे चैप्टर में कहीं भी रहने दो ना, उसी टाइप से, लेकिन आप लोग भी पढ़ते समय, इसलिए मैंने आपको एक्सरसाइज वाइज भी लिख के दिया है कि कौन सा टाइप कौन से एक्सरसाइज में। तो पढ़ाई करने के पहले सिनॉप्सिस देखने का, क्या देखने का, मतलब ऑटोबायोग्राफी, जो स्टार्टिंग में लिख के दिया है मैंने, राइट ना, उस ऑटोबायोग्राफी को अच्छे से पहले देखो और उसके बाद चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करो, तो एकदम बढ़िया से अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैंने वो पहले पेज पे लिख के दिया, है ना। एक्सरसाइज 1.9, ये लिखिए आप लोगों ने क्या, ये कौन,